और भाऊ अभी 2-3 महीने पहले तो ये 2024 की तैयारी कर रहे थे। प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने भेजा था शरद पवार के पास, लंच होस्ट किया था प्रशांत किशोर के लिए। फिर दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली में भी 3 बार मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से। राष्ट्रमंच की एक बैठक इनके यहाँ रखी गई। कहा गया कि नहीं-नहीं ये तो यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी बैठक और शरद पवार के घर पर ज़रूर की गई थी, पर इसके होस्ट तो यशवंत सिन्हा थे। तो ये 2024 की तैयारी कर रहे थे। अब लग रहा है कि ममता बनर्जी सबसे तेज दौड़ रही है 2024 की रेस में। उन्होंने तो अभी जागो बांग्ला जो उनका अपना मुखपत्र है पार्टी का, उसमें एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया ये कहते हुए कि कांग्रेस जो है वो 2014 और 2019 में लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में, विकल्प देने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई हैं। तो ऐसे में अब पूरे देश की निगाहें जो है वो टीएमसी पर टिक गई हैं, यानी ममता बनर्जी पर टिक गई हैं। तो शरद पवार क्या करेंगे? ममता के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे? और शिवसेना का भी बयान आ गया जिसमें कहा कि नहीं राहुल गांधी ही जो है वो 2024 में विकल्प के नेता के तौर पर सामने होंगे, ना कि ममता बनर्जी। तो ये खेल क्या चल रहा है एमवीए के भीतर? नहीं, पहली बात तो एक आपकी गलती सुधार दूं कि पूरी देश की नजर ममता बनर्जी पर है नहीं। ल्यूटियंस दिल्ली और वहां के पत्रकार बुद्धिजीवी जो है उनको एक होप लगता है कि शायद ममता एक चैलेंज बनकर खड़ी हो जाएगी। तो बाकी के लोगों के देश की नजर वगैरह कहीं नहीं है। देश को मालूम है क्या करना है, किसको सबक सिखाना है। कोई सबक सीखे ना सीखे, जनता नहीं, तो बार बार सबक देती ममता रहेगी। ममता बनर्जी ने जो लेख लिखा है उसमें हाँ ये दावा किया है, उन्होंने हाँ, दावा किया है। वो सुदीप बंदोपाध्याय का लेख है मेरा ख्याल है। जी सुदीप जी। बंदोपाध्याय ने लिखा है। तो वो बात ठीक है, लेकिन आपने जो बोला कि देश की निगाहें नहीं है, देश की निगाहें कहीं नहीं है। ये आपस में झगड़ रहे हैं। या अब ये बोलते कि हमको ममता के साथ जाना पड़ेगा, तो राउत खड़े हो गए, बोलते कि राहुल के साथ जाना पड़ेगा। कौन किसके साथ जा रहा है उससे मोदी को मतलब ही नहीं है। मोदी जनता के साथ जा रहे हैं, हमको जनता के साथ जाना चाहिए, इसका इनको पता नहीं है। अगर जनता के साथ जाएंगे तो लड़ पाएंगे, क्योंकि लड़ती जनता है। जनता की वोट जो होता है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार होता है। और इनको पता नहीं है कि हथियार क्या है। ये नेता जो होते हैं उनको हथियार मानते हैं। हाँ, हम 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अरे 50 लोग, आप 50 पार्टियां इकट्ठी हो जाओ, आपका वोटर इकट्ठा नहीं होगा। ये हमने देखा है कि अभी अभी जो चुनाव होगा बंगाल में, तो उस बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी इकट्ठा हो गई। क्या हो गया? उन दोनों के वोटर की अगर हम गिनती कर दे तो इकट्ठा होकर भी नहीं मिले उनको वोट। उनकी तो डिपॉजिट जब्त हो गई। दोनों पार्टियां मिलकर एक एमएलए कैसे बड़ी मेहनत से, मशक्कत से चुन लिया गया, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। तो वोटर जो अगर आपकी ताकत नहीं है तो आप कितने भी लोग इकट्ठा आ जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। मुझे तो याद है कि जब नीतीश और लालू इकट्ठा हो गए तो किसी कार्टूनिस्ट ने बढ़िया एक कार्टून बनाया था कि एक लहंगा है, लहंगे के एक तरफ लालू घुसे है और दूसरे पाव का जो हिस्सा है उसमें नीतीश घुसे है, और दोनों के हाथ में नाड़ा है, और दोनों एक दूसरे को पकड़ बोल रहे हैं, अरे पक्का पकड़ के रखना नहीं तो निकल जाएगा। तो ये महागठबंधन की हालत है। तो इसमें ममता क्या करेगी, लालू का, अपने शरद पवार क्या करेंगे और राहुल क्या करेंगे, उससे कुछ मतलब निकलता नहीं। देखिए, एक बात होती है कि आपको अगर सच्चे दिल से मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो कम से कम मैं क्या छोड़ सकता हूं ये तय करो। मैं क्या दूसरे से ले सकता हूं ये बात बाजू में रखो। हाँ, बोलो, कल बोलो कि भाई बंगाल में जितने सब सीटें ममता लड़े हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम हमारा नुमाइंदा नहीं डालेंगे। हाँ, यूपी में बीजेपी या कांग्रेस नहीं लड़ेगी, समाजवादी और मायावती इकट्ठा होकर लड़े, हम सब सीटें उनके लिए छोड़ देते।
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में कांग्रेस लड़ेगी, बाकी दूसरी पार्टियां खड़ी नहीं होगी। कम से कम इतना तो त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। जनता तो आपके साथ बाद आएगी। आप कुछ तो कमाने के लिए आ रहे हो, देने के लिए नहीं आ रहे हो। ना जनता को देना चाहते हो, ना अपने मित्र पक्ष को देना चाहते हो, दोस्त पार्टी को देना चाहते हो। तो आप इकट्ठा कैसे हो सकते हो?